नमस्कार दोस्तों। 7 जून 2026 को अमेरिका और इज़राइल के बीच में और ईरान के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ था, उसके 100 दिन पूरे हो गए। इस संघर्ष की शुरुआत आपको एक क्षेत्रीय टकराव के रूप में देखने को मिली थी, जहाँ पे इज़राइल के द्वारा ईरान के ऊपर हमले किए गए थे। लेकिन जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली ख़ामेनी की हत्या हो गई, उसके बाद से पूरा का पूरा पश्चिम एशिया इस पूरे युद्ध की लपट में सुलग रहा है। अब इस पूरे युद्ध का प्रभाव हमें ना केवल पश्चिम एशिया में देखने को मिला, बल्कि पूरे विश्व में जो ऊर्जा आपूर्ति है, उस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। समुद्री व्यापार पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कई सारे खतरे उत्पन्न हुए और जो भारत है, उसके भी कई सारे हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप देखें तो लगातार सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसका खामियाजा हमारे देश के सामान्य इंसान को अपनी जेब से पैसा खर्च करके भुगतना पड़ रहा है। तो आज के इस सेशन में हम इस युद्ध के 100 दिन पूरे होने की विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और इस 100 दिनों के बाद क्या कोई स्पष्ट विजेता है, और अगर नहीं है तो इस पूरे युद्ध की भविष्य की दिशा क्या होगी। तो आज का ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है और आप बहुत ही विस्तार से इस पूरे टॉपिक को समझ पाएँगे। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत इज़राइल द्वारा ईरान के ऊपर हमले से हुई थी, जिसमें इज़राइल ने ये पूर्व धारणा बना ली थी कि ईरान जो अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित कर रहा है, उसकी वजह से वो इज़राइल के ऊपर हमला कर सकता है। और इज़राइल को ऐसा लगा कि ईरान इज़राइल के लिए तत्काल खतरा बन चुका है, इसीलिए इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। बाद में अमेरिका भी इस पूरे युद्ध में शामिल हो जाता है और ईरान के लगातार कई सारे ठिकानों पर हमला करता है, विशेषकर जो उसके परमाणु ठिकाने रहते हैं उन पर। इसके पीछे की वजह ये है कि अमेरिका हमेशा से ही ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसका विरोध करता रहा है। ईरान कोई भी परमाणु हथियार विकसित ना कर सके, इस बात का हमेशा अमेरिका पक्षधर रहा है। तो इसी उद्देश्य से कि ईरान परमाणु हथियार विकसित ना कर सके, अमेरिका भी इस पूरे युद्ध में शामिल हो जाता है। अब शुरुआती हमलों में जो ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई थे, उनकी जब हत्या हो जाती है तो उस हत्या के बाद से ये युद्ध बहुत व्यापक बन जाता है और इसके बाद ईरान भी लगातार अमेरिका और इज़राइल को जवाब देता है प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई की वजह से। अब देखें तो अमेरिका के कई सारे जो ठने सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में थे, उन सैन्य ठिकानों पर ये ईरान हमला करता है। इज़राइल के ऊपर भी लगातार ईरान हमले करता है और इज़राइल के ऊपर हमले करने में जो प्रॉक्सी समूह हैं, उन प्रॉक्सी समूहों का भी इस्तेमाल करता है और इन प्रॉक्सी समूहों में मुख्य रूप से जो हिज़्बुल्लाह है, उसका इस्तेमाल ईरान लगातार इज़राइल के खिलाफ कर रहा है। अब धीरे-धीरे इस पूरे युद्ध का विस्तार होता है जब इसमें हिज़्बुल्लाह की सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। खाड़ी क्षेत्रों में आप देखें तो ड्रोन और मिसाइल के हमले ईरान करता है, ताकि जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों में हैं उनको नष्ट किया जा सके। और इस पूरे युद्ध के विस्तार की वजह से समुद्री मार्ग भी असुरक्षित होते चले गए और स्पेशली जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करते हैं, जो कि पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है, उसकी बात करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस पूरे युद्ध का प्रभाव कितना रहा, तो उसके बाद हम इसके इसके संबंध में ये देखते हैं कि इस पूरे संघर्ष में कई सारे जो हैं स्टेक होल्डर्स थे। कुछ स्टेक होल्डर्स तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से थे, कुछ स्टेक होल्डर्स इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स, इज़राइल, ईरान और हिज़्बुल्लाह की बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे संघर्ष में शामिल है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने सैन्य हमलों की वजह से और कूटनीतिक दबाव की वजह से लगातार ईरान के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इज़राइल भी ईरान के समर्थित समूहों से लगातार संघर्ष कर रहा है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, विशेषकर हिज़्बुल्लाह से वो लेबनान में संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा ईरान की बात करें तो वो ऊपर के इन दोनों देशों के सैन्य हमलों का जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ये कार्रवाई ना केवल प्रत्यक्ष है, बल्कि वो प्रॉक्सी युद्ध के माध्यम से भी कार्रवाई कर रहा है। हिज़्बुल्लाह भी इस पूरे मामले में सक्रिय रूप से एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि लेबनान से वो लगातार इज़राइल पर हमले कर रहा है। लेकिन इन चारों देशों के इस खेल में अगर कोई घुन की तरह पिस रहा है तो वो है खाड़ी देश, क्योंकि खाड़ी देशों में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और इन सैन्य ठिकानों को नुकसान लगातार ईरान बनाता रहा है। तो इस पूरे युद्ध का दुष्प्रभाव खाड़ी देश झेल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉक्सी वॉर होता है, वो प्रॉक्सी वॉर एक ऐसा वॉर होता है जिसमें कोई भी देश सीधा युद्ध नहीं लड़ता खुद, बल्कि किसी दूसरे संगठन या समूह के माध्यम से युद्ध करता है। इसमें मैंने आपको बताया कि ईरान हिज़्बुल्लाह के माध्यम से इज़राइल पर लगातार हमले करवा रहा है, तो ये एक प्रॉक्सी वॉर है जिसका सहारा लेकर ईरान जो है अभी तक इस पूरे युद्ध में टिका हुआ है। जबकि इज़राइल और अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम देश है, उसकी तुलना में ईरान कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी 100 दिनों के बाद भी ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। उसका एक बड़ा कारण है कि ईरान लगातार प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे युद्ध के
अब लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं, 100 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन स्थिति ये है कि कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं है। ये जो युद्ध अब हार और जीत के बजाय अब केवल वॉर ऑफ एट्रिशन यानी क्षयकारी युद्ध बन चुका है। क्षयकारी युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें एक पक्ष धीरे-धीरे दूसरे पक्ष को आर्थिक रूप से कमज़ोर करता है, सैन्य रूप से कमज़ोर करता है और दूसरे पक्ष के मानव संसाधन को थकाने के माध्यम से उसको कमज़ोर करता है। अगर अमेरिका और इज़राइल की उपलब्धियों की बात करें जो उसने 100 दिनों में हासिल की है, तो उसने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के परमाणु अवसंरचना को नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, उसको अमेरिका ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। लेकिन बाद में ये रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी लगभग अपने 70% की सही स्थिति में है। केवल 30% का नुकसान ही अमेरिका के द्वारा किया जा पाया है। इसके अलावा अगर हम ईरान की रणनीति की बात करें, तो ईरान मल्टी फ्रंट पे संघर्ष कर रहा है। वो अमेरिका के साथ संघर्ष कर रहा है। अमेरिका के साथ-साथ वो देखें तो वो खाड़ी देशों पर भी लगातार आक्रमण कर रहा है। फिर प्रॉक्सी नेटवर्क का उपयोग करके वो इज़राइल के साथ भी संघर्ष कर रहा है और इसके बावजूद ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान अपनी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब इस पूरे युद्ध का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, वो है आपका हॉर्मुज़ जलसंधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा धमनियों में से एक है। आप इस मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर में ईरान है और नीचे यहाँ पे ओमान है। तो ईरान और ओमान के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पड़ता है, ये जो रास्ता है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व का लगभग 20% कच्चा तेल जो है, वो यहीं से होके गुज़रता है और ये फ़ारस की खाड़ी को एक वैश्विक बाज़ार से जोड़ता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई भी तनाव उत्पन्न होता है, तो उसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व की ऊर्जा आपूर्ति पे हमें देखने को मिलेगा। तो अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में संघर्ष बढ़े हैं, तो सैन्य गतिविधियों के कारण यहाँ पे शिपिंग बाधित हो गई है। यहाँ पे नाकेबंदी जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है क्योंकि थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पूरा नेवल ब्लॉकेड लगा रखा था और लगातार कोई भी अगर जहाज़ वहाँ से ईरान का होके गुज़र रहा था, तो उस पे हमले कर रहा था और इसकी वजह से अब चूँकि 20% कच्चा तेल सिर्फ़ इसी रास्ते से होके गुज़रता है, तो इसलिए जब यहाँ पे तनाव होंगे, युद्ध जैसी स्थिति होगी, तो तेल की कीमतें आसमान छुएँगी और इसलिए हमने देखा कि जो कच्चा तेल है, उसकी जो कीमत है वो $100 प्रति बैरल तक पहुँच गई है और इसका दंश हमारे देश के जो सामान्य लोग हैं वो भी झेल रहे हैं। इस पूरे युद्ध में दूसरा केंद्र बिंदु है लेबनान। लेबनान इस संघर्ष का एक दूसरा फ्रंट बन गया है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। लेबनान में जो है वो लगातार सीमा पार से इज़राइल के ऊपर हमला जारी रखे हुए है और इसके जवाब में इज़राइल भी लगातार दक्षिणी लेबनान में कार्रवाई कर रहा है और अमेरिका ने जब सीज़ फायर का डिक्लेरेशन किया था, सीज़ फायर की जब घोषणा की थी, उसके बाद भी इज़राइल जो है वो लगातार हिज़बुल्लाह पर आक्रमण करता रहा था। तो अमेरिका समर्थित युद्ध विराम भी लेबनान के ऊपर इज़राइल के हमले को और इज़राइल के ऊपर लेबनान के हमले को रोकने में प्रभावी नहीं रहा था। अब इस वजह से ये जो क्षेत्रीय युद्ध है, ये एक आप देखें तो बहुत लंबे युद्ध में कन्वर्ट हो गया है और लगभग 100 दिन पूरे होने के बाद भी किसी भी देश के पक्ष में जो रिज़ल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस पूरे युद्ध में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस पूरे युद्ध को समाप्त करने की बात की। कई सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ भी इस पूरे युद्ध में मीडियोकर का रोल निभाने के लिए आई, लेकिन अभी तक जिस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, उससे ये पता चलता है कि जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, वो विफल हो गई है। अब इसके कई सारे कारण हैं क्योंकि जो सबसे पहले तो अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा की थी, वो युद्ध विराम असफल हो गया। क्यों? क्योंकि इज़राइल लगातार इस युद्ध विराम के बाद भी लेबनान के जो हिज़बुल्लाह समूह है, उसके ऊपर लगातार हमला करता रहा था। फिर इस कूटनीति के विफल होने का सबसे बड़ा कारण था परमाणु वार्ता का ठप हो जाना क्योंकि अमेरिका और ईरान माफ़ कीजिएगा, ये दोनों ही देश एक दूसरे के बिल्कुल अलग-अलग आकांक्षाएँ रखते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, ठप कर दे और जो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, उन सारे प्लान्स को बंद कर दे। ईरान कहता है कि वो जो परमाणु कार्यक्रम लेके आगे बढ़ रहा है, वो नागरिक उद्देश्यों के लिए है, अपने ऊर्जा की आपूर्ति के लिए है, ना कि वो सैन्य दृष्टिकोण से इस अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित कर रहा है। तो इन दोनों देशों के बीच में जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक विरोधाभास बना हुआ है, उस विरोधाभास की वजह से इन दोनों देशों के बीच में जो कूटनीति है वो विफल हो गई है। अब इसमें पाकिस्तान ने थोड़े टाइम पहले मीडियोकर का भी रोल निभाया था जिसमें पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप भी लगे थे कि उसने ईरान की जो भी माँग थी उसको गलत तरीके से अमेरिका के सामने पेश किया और फिर एक पीस डील करवाने की घोषणा की थी। तो इस बात को लेकर अमेरिका की पूरे विश्व में आलोचना भी माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान की पूरे विश्व भर में आलोचना भी हुई थी कि उसने गलत तरीके से ईरान को धोखा दिया है।
तो कूटनीति जो विफल हो गई है, उसके उसमें ईरान की कुछ प्रमुख माँगें ज़िम्मेदार हैं। पहला कि ईरान चाहता है कि जो उसकी जमी हुई विदेशी संपत्तियाँ हैं, उसकी वापसी हो जाए, लेबनान में संघर्ष विराम हो जाए, क्योंकि सीज़ फायर के डिक्लेरेशन के बाद भी इज़राइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा था। वहाँ पे बहुत सारे मानव संसाधन को क्षति पहुँची थी, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी और एक व्यापक क्षेत्रीय समझौता की भी माँग ईरान रख रहा है, जिसको जो कि अमेरिका को स्वीकार नहीं है। इसकी वजह से ये जो डिप्लोमेसी है, वो विफल हो गई है। अब इस पूरी घटना का प्रभाव दोस्तों विश्व पर तो पड़ा ही है, लेकिन भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। भारत पर अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से ये जो युद्ध है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है। भारत लगभग 65 से 70% का जो तेल है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आयात करता है। अब ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे तनाव होगा तो पेट्रोल डीज़ल महँगा होगा, मुद्रास्फीति हमारे देश में बढ़ेगी और फिर हमारे देश का जो राजकोषीय घाटा है वो भी बढ़ेगा और हमारे देश के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसका दूसरा प्रभाव हमें भारतीय प्रवासियों के संदर्भ में देखने को मिलता है। जो इंडियन डायस्पोरा है वो खाड़ी देशों में बहुत बड़ा है। लगभग 1 करोड़ भारतीय लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। तो अगर खाड़ी देशों में संघर्ष और ज़्यादा गहराता है या खाड़ी देशों में कोई भी तनाव होता है, तो खाड़ी देशों से जो भारतीय हमारे देश में रेमिटेंस भेजते हैं, वो रेमिटेंस पे बहुत नकारात्मक असर पड़ता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं, वहाँ पे जाके पैसा कमाते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में भेजते हैं। तो अगर युद्ध बढ़ता है, तो भारतीयों की सुरक्षा की चुनौती खाड़ी देशों में पैदा होगी और जब सुरक्षा की चुनौती पैदा होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें कई सारे इवैक्यूएशन जो प्रोग्राम है, उसको चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा हमने पहले भी यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा के रूप में और सूडान में ऑपरेशन कावेरी के रूप में चलाया है। तो दूसरा प्रभाव हमें भारतीय प्रवासियों के संदर्भ में इस पूरे युद्ध का देखने को मिल रहा है। तीसरा प्रभाव हमें व्यापार और सप्लाई चेन के संदर्भ में देखने को मिल रहा है क्योंकि शिपिंग लागत लगातार बढ़ रही है, जो एयर रूट है वो भी प्रभावित हो रहे हैं और हमारे देश का आयात-निर्यात काफ़ी प्रभावित हो रहा है और तेल की कीमत बढ़ने से जो हमारा आयात है, ये काफ़ी ज़्यादा महँगा हो रहा है और इस आयात के महँगे होने की वजह से जो हमारे देश में चालू खाते का घाटा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो उसमें चालू खाते का घाटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसका दबाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में भारत ने अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, कूटनीति विफल हो चुकी है, दुनिया भर के कई सारे देश मध्यस्थता करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत जो है वो अब एक संतुलित विदेश नीति लेकर चल रहा है। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें, तो अमेरिका के साथ भी उसके हित हैं। ईरान के साथ भी उसके हित हैं। उसके अलावा इज़राइल के साथ भी उसके हित हैं और खाड़ी देशों के साथ भी उसके हित हैं। तो भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपना रहा है। भारत किसी भी एक पक्ष का पूर्ण समर्थन नहीं कर रहा है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है। मैंने आपको बताया कि ईरान से ऊर्जा के संदर्भ में हमारे हमारी निर्भरता है। इज़राइल से हम रक्षा तकनीक का आयात करते हैं। अमेरिका से हमारी रणनीतिक साझेदारी है और अभी ट्रेड डील की भी फाइनल होने की बात चल रही है, जिसमें सेक्शन 301 के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि अमेरिका के व्यापार एक्ट का एक प्रावधान है, जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की अनुमति अमेरिकी सरकार को देता है और इस वजह से हमारे ट्रेड डील में थोड़ी-सी अब देखें तो ब्रेक भी लगा हुआ है। इसके अलावा खाड़ी देशों की अगर हम बात करें, तो खाड़ी देशों में कई सारे भारतीय श्रमिक जाते हैं। एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन सारे देशों से हमारे कुछ न कुछ हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत इस पूरे मामले में एक संतुलित कूटनीति को अपना रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों 100 दिन पूरे हो गए हैं इस पूरे युद्ध के, लेकिन अभी भी कौन-सा देश विजेता के तौर पे उभरा है? इस पूरे युद्ध में शांति की व्यवस्था के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस बात पे एक अस्पष्टता की स्थिति है। तो अब जो एक क्षेत्रीय टकराव के रूप में संघर्ष शुरू हुआ था, अब वो संघर्ष पूरे वैश्विक भू-राजनीति का संकट बन चुका है। इसका प्रभाव ऊर्जा सुरक्षा पे, समुद्री व्यापार पे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पे और भारत के आर्थिक हितों पर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारत के लिए चुनौती ये है कि वो एक रणनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करे और अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए एक रणनीतिक रूप से स्वायत्त विदेश नीति का संचालन करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे डिस्कशन के माध्यम से आपने समझा होगा कि पश्चिम एशिया का ये जो संकट है वो किस तरीके से शुरू हुआ और इस संकट के 100 दिन पूरे होने के बाद भी जो शांति के आसार हमें नहीं दिख रहे हैं, तो उस शांति के आसार के नहीं दिखने की वजह क्या-क्या है? इस पूरी सेशन के बाद आप इस यूपीएससी के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित देशों या जल निकायों पर विचार कीजिए जो ईरान से संबंधित है। पहला है कैस्पियन सागर, दूसरा है फारस की खाड़ी, तीसरा है ओमान की खाड़ी और चौथा है लाल सागर। तो सवाल है कि उपरोक्त में से कौन-कौन से
प्रत्यक्ष रूप से ईरान की समुद्री सीमा बनाते हैं? आपके ऑप्शन ये सारे हैं। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है, और इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाने से पहले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।